हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बलराम, अंकिता, टुनटुन कह रहे हैं हाय सर। ये आज मैंने पहली बार दूसरा नाम देखा, टुनटुन। एक ग्रेजुएशन में हमारा फ्रेंड हुआ करता था, उसका नाम था टुनटुन। और मुझे लगता था कि शायद यही धरती पे एक अकेला व्यक्ति है जिसका नाम टुनटुन है। पुरानी यादें ताज़ा कर दिया आपने तो शुरू के 2 मिनट में। साहिल, नागेंद्रा, छोटू, मीरू, आरजू, दीपांशु, जतिन, ललित, अतुल, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। रोशन, गंगा, एक बार कुछ बच्चे आ जाएं क्योंकि अभी पहली क्लास है मेरी आपके साथ में। और मैं कुछ बच्चों के नाम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ये मुझे बता सकें कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है कि नहीं। नारद, मीरू, बिस्वास, आदर्श, नागिंद्रा कह रहे हैं हम फ्रॉम भिंड गुरुजी। ठीक है भैया। कुबेर, रोहित, दिव्यांशु। अच्छा, मुझे तब तक बाकी बच्चे आए, मैं टुनटुन के नाम पर एक एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा आपको कि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था मैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे हम। तो हमारे क्लास में एक लड़का आया, वो थोड़ा लेट एडमिशन लिया उसने। तो हमने उससे पूछा, "भाई तुम्हारा नाम क्या है?" कह रहा जी टुनटुन। मैंने कहा भाई घर का नहीं पूछ रहे, कॉलेज का नाम बताओ। कह रहा जी टुनटुन प्रसाद। वो रांची से था। और आज हमारी क्लास में एक बच्चा टुनटुन हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनका नाम टुनटुन प्रसाद पूरा नहीं होगा, खाली टुनटुन ही होगा। कृष्णा, प्रभाकर, रिंकू, सोनाली, कृष्णा। चलो जी, धन्यवाद। इतने बच्चे ने बोला कि आवाज़ क्लियर आ रही है। अब यहाँ पे देखो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको दो बातें बता दूंगा। एक तो बच्चे पूछ रहे जी आपका नाम क्या है। देखो, जर्नल जीएस का जो बच्चा हमारा बैच है, इसमें जो जर्नल साइंस हम पढ़ेंगे, जर्नल साइंस, सामान्य विज्ञान, यानी जर्नल साइंस का मतलब यह है कि आपको कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कि आपसे वो चाह रहा है कि आपको आईआईटी लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री आए, या आपको नीट लेवल का कोई आपको बायोलॉजी आए। ये जर्नल साइंस का मतलब है कि बहुत जो बेसिक बेसिक बातें हैं जो एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। 10th क्लास तक का जो साइंस का लेवल रहता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो जर्नल साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री बायो के टीचर यहाँ पे अलग हैं। और मेरा नाम है अंकुर वशिष्ठ। तो कोई आपसे पूछे कि आपके फिजिक्स वाले टीचर का नाम क्या है, ये केवल उस लिए है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, कई बार बच्चे पूछते हैं जी आपने क्या किया है ये वो। तो मुझे लगता है कि बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है वो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा तो चाहे मैंने कुछ भी कर रखा हो जीवन में तो आपको उससे क्या फायदा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चों की जिज्ञासा रहती है। मैंने की है एमएससी फिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डीयू से, 2010 से 2012 वाले बैच में। ठीक है। इससे ज़्यादा आपको मेरे बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, और कोई और बच्चा भी पूछना मत। ठीक है। इतनी जानकारी काफ़ी है कि आपको जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उनका नाम अंकुर सर है। ठीक है। ये छोटे बाकी बच्चों के लिए कि जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि उसके बारे में मुझे एक बेसिक सी जानकारी है कि नहीं है, वो आप इस बात से पता लगा सकते हैं। ठीक। अब आते हैं काम की बात पे। हमारे बच्चे काम की बात सबसे ज़्यादा ये है कि हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं क्लास में। एक तो ये पहली क्लास से थोड़ा बता देता हूँ, कुछ अगर थोड़ा बड़ा लिखें चलो बड़ा लिख देंगे। एक तो कौन कौन से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए पहली क्लास के अंदर, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और जो ये पीडीएफ है जिसमें मैंने टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं, वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको नोट सेक्शन में मिल जाएगी वो। दूसरी चीज, हम किस किस एग्जाम को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको फायदा होगा कि नहीं, ये दो बातें मुझे आपको पहले बतानी है। तो सबसे पहले आप ये देखो, जो बेटा हमारा जो सिलेबस है, अरे लग रहा है मैंने पेज ही उड़ा दिया एक। हम्म चलो दोबारा से खोल लेते हैं पीडीएफ, कोई बात नहीं। देखो, ये बच्चा आपके सामने टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप एक काम करना कि जो जो आपका चैप्टर होता रहे आप उस पर टिक लगाते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपके बैच में ये चैप्टर हो चुके हैं और ये रह गए हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे एक चैप्टर का नाम लिखा बच्चा मैंने, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। मैं आपको हल्का हल्का सा बता देता हूँ इनके बारे में कि किस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। ऑप्टिक्स का मतलब होता है बच्चे स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि आप यहाँ पे लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, प्रकाश के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में लाइट से संबंधित, प्रकाश से संबंधित जो भी बातें पेपर में पूछता है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में प्रकाश से संबंधित।
ठीक। दूसरा, इसी के अंदर बच्चे लाइट वाले चैप्टर ही हम लेंस और मिरर भी इसी चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। लेंस एंड मिरर, लेंस और दर्पण भी इसी के अंदर पढ़ेंगे हम। ठीक। एक चैप्टर है हीट, उष्मा का, तो उष्मा संबंधित जितनी बातें होंगी, हीट कैसे ट्रेवल करती है, हीट कैसे कैसे, जो भी हीट के बारे में बातें हैं वो हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर चैप्टर में। तो बिल्कुल जर्नल साइंस के जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चैप्टर हैं वो हमें स्टडी करने हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें आपको पता ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात होगी, करंट कैसे फ्लो करती है, ये वो ऐसे वैसे, तो जो भी बातें होंगी इस वाले चैप्टर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक चैप्टर बच्चे हमारा वेव, तरंग, और वेव चैप्टर में हम दो टाइप की वेव पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक हम पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और दूसरा बच्चे से हम पढ़ेंगे साउंड वेव, ध्वनि तरंगे, साउंड ध्वनि। तो एक वेव वाला चैप्टर हो गया। अच्छा, जो मैटर वाला चैप्टर है इससे थोड़ा सा क्लियरली समझ लो। इस मैटर वाले चैप्टर के अंदर बेटा हम छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस मैटर वाले चैप्टर में, जैसे कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी के अंदर आएगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय, पास्कल लॉ, पास्कल का नियम, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, इस तरह की जो भी बातें हैं वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे मैटर वाले चैप्टर में। समझ रहे हो? ये अगर केवल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ा छोटा सा चैप्टर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, आर्किमिडीज, पास्कल, बर्नौलीज थ्योरम, विस्कोसिटी, सियानता, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। फिर काइनेमेटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन। मोशन का मतलब है इसमें जैसे हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, इस तरह की बातें हम पढ़ेंगे मोशन वाले चैप्टर में। एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है, चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, वो सारी इसमें आएंगी। फिर जब हमें बेसिक बेसिक जानकारी हो जाएगी, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, फिर हम बच्चे आएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे, न्यूटन के गति के नियमों पर। तो न्यूटन के 3 गति के नियम हैं, आप सभी जानते हैं। उन तीनों के बारे में कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, ग्रेविटेशन, यहाँ पे ग्रेविटी की बातें करेंगे हम कि एप्पल नीचे गिरा, वो ग्रेविटी कैसे काम करती है। लिफ्ट की बात करेंगे, आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट ऊपर भाग रही है तो आपको अपना वजन, अपना वेट ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। एक फ्रिक्शन की बात करेंगे, जब कोई वस्तु चलती है तो उसे फ्रिक्शन अपोज करता है उसके मोशन को। वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य शक्ति, ऊर्जा, ये हो गया। एक सिंपल पेंडुलम वाला चैप्टर हो गया हमारा। एक पढ़ेंगे हम सैटेलाइट, उपग्रह के बारे में, यूनिट और डायमेंशन। अच्छा, ये लीवर वाला जो हम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम साइंस स्पेशल में, ये यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम। और मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट जो है, इसमें बच्चे हम जो मॉडर्न फिजिक्स में जो आता है अपने यहाँ पे, हमने केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे वो टॉपिक, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, नाभिक विखंडन, संलयन, रेडियो एक्टिविटी। जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है वो यहाँ पे केमिस्ट्री में दे रखा है। जो हमने टॉपिक बांट रखे हैं ना, तो केमिस्ट्री वाले सर आपको कराएंगे रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में जो भी बातें होंगी वो यहाँ पे। मिसलेनियस का मतलब ये है, अगर कोई ऐसी चीज रह गई कि जो आपको लगा कि सर इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ये आपने नहीं बताई, तो लास्ट में एक मिसलेनियस चैप्टर में वो हम देख लेंगे। तो ये आपके बच्चे कुल मिला के 15 चैप्टर हैं। तो जैसे जैसे आपके चैप्टर होते रहेंगे आप उस पर टिक लगाते रहेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो पीडीएफ है जिसमें मैंने सिलेबस लिख रखा है, वो सिलेबस जो है आपको ये वाली पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, ताकि जैसे मान लो आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर हो गया तो आपको पता रहे कि एक चैप्टर हो गया, 14 रह गए हैं। जैसे आपके 7 चैप्टर हो गए तो आपको पता रहे कि 7-8 चैप्टर बचे हैं। तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारी क्लास में हो चुके हैं, कौन कौन से रहते हैं, ठीक। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। दूसरी चीज एक मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा जर्नल एक क्वेश्चन रहता है कि सर मैं इस पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, ये क्लास सेव रहेगी। देखो, जो भी क्लास यहाँ पे चल रही हैं वो आपके मोबाइल में सेव रहेंगी जब तक कि बैच की वैलिडिटी है। अगर आपके बैच की वैलिडिटी 1 साल की है तो 1 साल तक आपका मन जितनी बार करे आप उतनी बार क्लास देख सकते हैं। 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है और आपके डेटा कितना है आपके पास उसके ऊपर। तो क्लास आपके पास रहेंगी सेव। और दूसरा मैं आपको बता दूं, नया नया बैच है आपका, क्लास लेने का देखो तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो समय भी खराब करते हैं, डेटा भी खराब करते हैं, लेकिन वो तब भी बहुत सारे बच्चे सीख नहीं पाते और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ जाते हैं। तो उनमें फ़र्क ये है कि आप जब भी क्लास चले
जब रेगुलर आपकी क्लास चले, तो ये नहीं कि आपने सामने रखा मोबाइल और केवल सुन रहे हैं कि मास्टर जी क्या बोल रहे हैं, कुछ याद नहीं रहेगा 10 दिन बाद। जब टीचर आपको पढ़ा रहा हो किसी भी सब्जेक्ट में, आप एक काम करना, अपने हाथ में एक रहना एक पेन, एक रफ कॉपी, जो भी टीचर बोल रहा है साथ साथ थोड़ा थोड़ा रफ रफ लिखते रहो। टीचर आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करा देंगे क्लास नोट्स की, लेकिन अगर आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा खुद भी लिखते रहोगे ना, आप चीजों को इजीली कनेक्ट कर लोगे, इजीली कनेक्ट। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी टीचर आपको पढ़ा रहा हो कोई भी टॉपिक, हाथ में पेन, सामने रफ कॉपी होनी चाहिए। आप बिल्कुल पढ़ाई के मूड में हो, बिल्कुल चेयर पे बैठे हैं, सामने टेबल है या जैसे भी आपकी जो भी सुविधा है घर में, उसके हिसाब से, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं जी हम किस किस एग्जाम के लिए हैं। वनडे कॉम्पिटिटिव जितने भी नॉन टेक्निकल पेपर हैं, जो टेक्निकल पेपर नहीं है, जिसमें स्पेशली बीएससी ना मांग रखा हो, जो जनरली ग्रेजुएशन का कोई बच्चा फॉर्म भर सकता हो, 12th का कोई भी भर सकता हो, जिसमें यह ना कहो कि स्पेशली आपके पास साइंस ही होनी चाहिए। जितने भी जर्नल कंपटीशन वाले पेपर हैं, चाहे वो आपके एसएससी के पेपर हों, चाहे वो स्टेट पीसीएस के पेपर हों, चाहे वो पुलिस के पेपर हों, चाहे वो आपके रेलवे के एग्जाम हो, जिसमें जो नॉन टेक्निकल पेपर हैं, या इसके अलावा और भी अदर स्टेट के अलग अलग निकलते हैं, तो जिनमें नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, उन सब के लिए बिल्कुल ये बैच आपके लिए बढ़िया है। जैसे कि आप चाहे यूपीएससी का सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं कमांडेंट की यूपीएससी के, आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस वगैरह किसी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी की, किसी की भी पुलिस वगैरह की, तो बार बार हर एक स्टेट का बच्चा नाम मत लिखना। आप ये समझ जाओ कि कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो नॉन टेक्निकल है, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो स्टेट का हो, सबके लिए आपको फायदा होगा। अच्छा, ग्रुप डी में थोड़ा सा साइंस ज्यादा आती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जैसे मान लो रेलवे ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं ना, केवल अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशल जो रेलवे ग्रुप डी का बैच चल रहा है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपके लिए केवल रेलवे ग्रुप डी ही केवल एकमात्र नहीं है आपका टारगेट, आपने और भी फॉर्म भर रखे हैं, तो इस जीएस स्पेशल बैच से भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बैच भाई 4 साढ़े 4 महीने लगते हैं खत्म होने में, क्योंकि इसमें पूरा जीएस डिटेल में चलेगा, जीएस स्पेशल है। तो अगर आप केवल रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप केवल रेलवे वाला ग्रुप डी वाला ही अगर बैच लें तो ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। लेकिन आपने कहा जी नहीं, ग्रुप डी का तो हमने फॉर्म भर रखा है, हमें तो और भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह की भी, पीसीएस की भी, तो फिर ये बढ़िया है, फिर आप अलग से बैच मत लो, फिर 3-4 बैच मत लो, फिर इसी से काम कर लो, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला कि चाहे आप किसी भी स्टेट की, अरे एक कह रहा है एसएससी, वही बताया, तो एसएससी हो, स्टेट का पेपर हो, सब में काम आएगा, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल वनडे कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम है, वनडे कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम है नॉन टेक्निकल, उसके लिए बैच बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। तो अब ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप जिस भी पेपर की तैयारी करो, बार बार कोई बेवकूफ लिख रहा है, दिल्ली पुलिस, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तुम बुद्धिहीन हो क्या? तुम पढ़ाई करने आए हो, पहली क्लास में सुनोगे मेरे से, तो पता है दिल्ली पुलिस का पेपर नॉन टेक्निकल ही होता है, उसके लिए कोई अलग से बीएससी एमएससी नहीं चाहिए होती है, अलग से लिखेंगे, एक लिख देगा दिल्ली पुलिस, एक लिख देगा एमपी पुलिस, एक लिख देगा ये पुलिस। थोड़ा भाई कंपटीशन की तैयारी करो, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो क्लास में। तो जो आपको बताया गया उसे ध्यान समझा करो कि अगर कोई भी पेपर ऐसा है जिसमें नॉन टेक्निकल पेपर है, उसके लिए आपको ये नहीं कि भाई बीएससी चाहिए आपको, या एमएससी फिजिक्स चाहिए, या बीएससी केमिस्ट्री चाहिए। तो अगर कोई नॉर्मली तो ऐसा फॉर्म है जो 12th का कोई बच्चा भर सकता है, या कोई भी ग्रेजुएशन वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है, तो सबके लिए है ये। अब अलग अलग से क्या, हर बच्चा 2 मिनट में लिख देता है अलग नाम, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो केवल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, अगर मान लो केवल आप एसएससी का फॉर्म भर रखा आपने, जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, अरे ये जीडी का ना, दिल्ली पुलिस जीडी वगैरह का, सीपीओ, सीएचएसएल, इनमें बता दूं इनके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। तो जब मैं आपको, अगर आपका केवल टारगेट इन पेपर का है, इसके अलावा अगर जैसे कि यूपी वाले बच्चे भी इसमें लिख सकते हैं, यूपी के अंदर भी नहीं पूछता, एक यूपी का कोई भी बच्चा है, यूपी किसी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको न्यूमेरिकल करने की, आप केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट करेंगे। अरे एमटीएस भी लिख ले भाई, लिख ले इसमें, ठीक है। तो आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बच्चे अपने फॉर्म भर रखा है, जैसे कि सीडीएस का आपने फॉर्म भर रखा है, एनडीए का आपने मान लो कि फॉर्म भरा हुआ है, कमांडेंट का आपने फॉर्म भर रखा है, रेलवे ग्रुप डी का
तो फिर आपको न्यूमेरिकल जो मैं कराऊंगा, हालांकि ज़्यादा न्यूमेरिकल साइंस स्पेशल बैच में करते हैं, पर मैं आपको इसमें इतने बेसिक न्यूमेरिकल तो करा ही दूंगा कि आपका काम सच चल जाए, ठीक है। हालांकि अगर कोई स्पेशली जैसे ग्रुप डी मैंने कहा कि जिसमें थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, या जो ऑपरेटर वाला पेपर है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर वगैरह वाले, तो उसी वाले बैच को लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ा सकते हैं। जिस स्पेशल में एसएससी वाले बच्चे पीसीएस वाले ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली न्यूमेरिकल नहीं पूछता। यूपी के किसी पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आता, चाहे वो पीसीएस का पेपर हो, चाहे वो बाकी कोई भी पेपर हो। हाँ, जैसे बिहार वाला एक आध छोटा मोटा फॉर्मूला पूछ लेता है न्यूमेरिकल, हरियाणा वाले पूछ लेते हैं छोटा मोटा, मतलब हरियाणा तो खैर अच्छा भी पूछ लेते हैं कई बार, तो वो बच्चे कर लेना। लेकिन यूपी वाले या केवल एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे न्यूमेरिकल मत करना। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जब आप तैयारी करते हैं ना बेटा, आप सारे फॉर्म भरते हो, तो जो भी आपको पढ़ाया जाए सब कुछ पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है कल को आप दूसरा फॉर्म भरें उसमें आ जाए। तो ये नहीं कि भाई अभी मैं इसमें अभी न्यूमेरिकल करूंगा नहीं करूंगा, सब कुछ कर लो। तो यूपी में नहीं पूछता, बिहार वगैरह में पूछ लेता छोटा मोटा न्यूमेरिकल, हरियाणा में भी पूछ लेता, अदर स्टेट में भी पूछ लेता, यूपी वाले नहीं पूछते। दूसरा मैंने क्या बताया कि आपको कि रेलवे वगैरह वाले बच्चे जरूर न्यूमेरिकल करें, ग्रुप डी वाले। हालांकि मैंने कहा कि अगर आप असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का फॉर्म भर रखा आपने, या रेलवे ग्रुप डी का, तो अगर आप स्पेशल वही बैच लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपका और भी पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो फिर इससे काम चल जाएगा। हाँ, जीएस वाला पार्ट गोरा हो जाएगा इससे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि डिफरेंस क्या है जीएस स्पेशल बैच में साइंस स्पेशल में। देखो, साइंस स्पेशल बैच में क्या होता है कि जैसे मेरी वहाँ 5 दिन क्लास चलती है साइंस स्पेशल में, वहाँ पे डेली साइंस की क्लास चलेंगी, तो वहाँ पे फटाफट आपका सिलेबस लगभग 2.5-3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाता है। टीचर वहाँ पे जो जितना जीएस में पढ़ाता है वो तो हम पढ़ाते ही हैं, कुछ और एक्स्ट्रा भी कराते हैं उसमें। लेकिन जीएस स्पेशल में क्या है, इसमें साइंस के सब्जेक्ट तो हैं ही, पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसे होने में लगते हैं 5 महीने। इसमें हो सकता है कि मेरी आपके साथ वीक में 2 दिन ही क्लास लगे, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट है ना, नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा हैं। जबकि साइंस स्पेशल में 3 ही सब्जेक्ट हैं, वो फटाफट आपका 2.5-3 महीने के अंदर बैच खत्म हो जाता है, और उसमें नंबर ऑफ लेक्चर भी ज़्यादा रहते हैं। ये फर्क है जीएस स्पेशल में साइंस स्पेशल में। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा पेपर की तैयारी आप नहीं कर रहे जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हो, तो आप जीएस स्पेशल से आपका काम चल जाएगा, तो फिर आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लास होने के लिए कितना टाइम मैंने बताया, तो क्लास भाई आपको समझ के चलो 4.5-5 महीने लगते हैं जीएस स्पेशल में कंप्लीट होने में, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं ना, डिटेल में पढ़ना है आपको, पीसीएस लेवल तक का, सीडीएस लेवल तक का। क्योंकि आप सोचो कितने सारे सब्जेक्ट हैं, 3 तो साइंस के ही हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा हैं, ठीक है। नोट्स कैसे बनाए, वैसे तो मैं आपको 1-2 क्लास के बाद में आपको मैं कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें सारे क्लास नोट्स होंगे सभी चैप्टर के। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा लिखें, रफ हैंड में। सुंदर नोट्स नहीं बनाने, ये कोई टीचर को कॉपी चेक नहीं करानी कि आप बोलो मम्मी गुड़ मिला है मुझे आज, टीचर ने वेरी गुड दिया है ना। आपने करना क्या है कि ऐसे नोट्स बनाने की जो केवल आपको समझ में आए, बस रनिंग हैंड में। क्योंकि आपको बच्चे कैसा पेपर देना है जिसमें आपको टिक लगाना है 4 एमसीक्यू क्वेश्चन में से। कपिल कह रहे हैं सर मैं आपसे पैरामाउंट चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ 2018 में। अच्छा, चंडीगढ़ तो बड़ी अच्छी जगह है, बल्कि मेरी वाइफ जो है वो चंडीगढ़ में जो सीएजी ऑफिस है ना, सेक्टर 21-22 कौन से में, वो उसी में ही है। खैर अभी तो डेपुटेशन पे दिल्ली आ गए हैं वो, उनका डेपुटेशन कैंसिल कर दिया तो अभी टेंशन हो गई थी कहीं चंडीगढ़ ना जाना पड़ जाए। खैर दोबारा एप्लीकेशन दी तो वो चीज़ें थोड़ी सी मैनेज हो गई हैं अभी। तो चंडीगढ़ बहुत सुंदर जगह है, उसमें मैंने पढ़ा है 1-2 साल। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर सिलेबस कवर हो गया, दूसरा बैच लेना पड़ेगा। देखो सुधांशु यादव, अगर केवल और केवल आपका टारगेट असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का ही है तो आप वो वाला बैच ले लो, या उसके अलावा अगर आप और भी तैयारी कर रहे हैं और भी चीज़ होगी तो इससे भी काम चल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर और लगा लेना साथ में ना, तो बात बन जाएगी। अब बढ़े आगे, चलो आज हम कुछ। अच्छा, मैं हर क्लास में क्या करता हूँ, पहली क्लास के अंदर मैं हमेशा हर क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, ये सिलेबस और ये बता कर कि हम किस किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हाँ, पीडीएफ बाइलिंगुअल नहीं है, इंग्लिश वाली पीडीएफ अलग होगी, हिंदी वाली अलग होगी। जो क्लास नोट्स वाली है, इंग्लिश वाली डाउनलोड कर लेना, हिंदी वाली 1-2 क्लास के बाद मिलेगी आपको, अभी नहीं मिलेगी वो। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि आज आपकी क्लास में कुछ डिफरेंट किया जाए, मुझे भी थोड़ी बोरियत सी हो गई है। वही क्लास में आए, सिलेबस बताया कि एसएससी को हम कवर करेंगे, पीसीएस को कवर करेंगे, रेलवे कवर करेंगे, सीडीएस कवर करेंगे, पुलिस कवर करेंगे, और फिर अपना टॉपिक।
मैं चाह रहा हूँ कि आपकी क्लास में हम टॉपिक लें नेक्स्ट क्लास से। आज पहले मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि जिस बच्चों को मैं पढ़ाने वाला हूँ इस क्लास में, उनका थोड़ा सा लेवल कैसा है, लेवल देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, सीडीएस बिल्कुल इनफ है, सारे क्वेश्चन करके आओगे आप। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ आज, ऐसे ही पढ़ाने से पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेसिक बेसिक। और फिर जब वो क्वेश्चन डिटेल में हम कब समझेंगे, जब वो चैप्टर के अंदर आएगा। तो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हमारी क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान है। एक बेसिक सा देख लेते हैं, बाकी तो हम क्लास में पढ़ेंगे ही। हाँ, आरओ के लिए बिल्कुल है भाई, यूपी वाले लेते हैं आरओ का पेपर, ठीक है। करें, बताओ ये आपकी क्लास में एक्सपेरिमेंट किया जाए कि नहीं, या सीधा अपना वही ट्रेडिशनल एक टॉपिक उठाएं और शुरू हो जाएं, या फिर थोड़ा सा हाँ क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लें पहले, देखते हैं कैसे वोटिंग कैसे रहती है। अर्पिता, साहिल, जितेंद्र कह रहे हैं, चलो इससे मुझे भी मजा आएगा। चलो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। एक नेक्स्ट क्लास में हम कोई टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं देख लेता हूं ताकि जब मैं क्लास में पढ़ाऊं तो मुझे पता चले कि बच्चों का लेवल कैसा है इस क्लास में। बहुत ही ज़्यादा जीरो लेवल है, ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बच्चों को चीज़ें आती हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ, सर मैंने 5 साल पहले जीएस पढ़ा था, कोई बात नहीं, चलो हाँ सीएपीएफ बिल्कुल हो जाएगा। 2 4 5 7 क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा आइडिया होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे मान लो कि लिफ्ट है, लिफ्ट, और इस लिफ्ट के अंदर आप खड़े हुए हैं, ध्यान सुनना, ये आपको और अपने साथ में लिख लेना कितने क्वेश्चन आपने सही किए। एक मेरा क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट के अंदर आप खड़े हुए हैं और ये लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से, नियत चाल से, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि स्पीड अगर इसकी 5 है तो 5 है, 10 है तो 10 है। ये लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से नियत चाल से ऊपर की तरफ जा रही है। अगर कोई लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। ऐसे व्यक्ति को अपना शरीर भारी भारी लगेगा कि हल्का। देखो, जब लिफ्ट ऊपर या नीचे की तरफ जाती है ना तो शरीर हल्का या भारी लगता है। पर्सन जितना बड़ा सुंदर आंसर दिया। मेरा क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर ऊपर जा रही है तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। सौरभ, रोहित, सौम्या, आरजू भाई, कपिल, शुभम, नेहा, हरीश कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं। रिंकू, मोहित, अमजद, जितने का अभी तक मैंने नाम पढ़ा है उनमें से 1 2 बच्चों का ठीक है अभी तक, बाकी सबका गलत है। जितने बच्चे कह रहे हैं कि अगर एक लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से नियत चाल से ऊपर जा रही है तो व्यक्ति को अपना वेट ज्यादा लगेगा, भारीपन लगेगा, उनका गलत है। जो कह रहे हैं कि व्यक्ति को हल्का लगेगा, भार कम लगेगा, उनका भी गलत है। आंसर है कि वेट में कोई चेंज नहीं होगा, जितना उसका भार है उतना ही महसूस होगा। जब मैं आपको लिफ्ट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां डिटेल में मैं एक्सप्लेन करेंगे इसे। और मैं आपको बता दूं, लिफ्ट में आपको वेट कम ज्यादा लगता है, लेकिन पता कब? जब लिफ्ट के अंदर एक्सिलरेशन हो, लिफ्ट के अंदर त्वरण हो, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो बढ़ती हुई स्पीड से, या लिफ्ट नीचे आ रही हो बढ़ती हुई स्पीड से। अगर लिफ्ट एक्सिलरेट करेगी, अगर लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर नीचे जाएगी तो भार कम या ज्यादा लगता है। अगर लिफ्ट की स्पीड कांस्टेंट है, लिफ्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हालांकि मैं अभी आपसे केवल क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूं, इसकी डिटेल में हम जाएंगे लिफ्ट वाले चैप्टर में, तो अपना स्कोर लिख लेना साइड में। अभी तक जब और जितने बच्चों ने आंसर मेरे बताने से पहले दिया है उन्हीं का सही माना जाएगा। हाँ, कश्मीर एसआई के लिए भी है भाई, रोबिन। तो एक आपने क्रॉस लगा लेना, अगर आपका गलत हुआ है, सही हुआ है तो आप राइट लगा लेना, ठीक। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम क्लास में, और मेरे बताने से पहले आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा आपसे, और सारे क्वेश्चन जो होंगे थोड़े ट्रिकी से होंगे, थोड़ा ध्यान से करना। कपिल ने तो क्रॉस लगा लिया शुरू में। चलो, एक मेरा क्वेश्चन है, एक बच्चे आप एक पढ़ेंगे पेंडुलम वाले चैप्टर में, एक होता है सेकंड पेंडुलम। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि सेकंड पेंडुलम जो होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, सेकंड पेंडुलम की लंबाई क्या होती है। तो ऑप्शन लिख देगा, इसकी लंबाई होती है 1 मीटर, इसकी लंबाई होती है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे कुछ बता देगा। तो सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसकी लंबाई कितनी होती है। मन कह रहा लाइफ में पहले टाइम फिजिक्स पढ़ रहे हो, अभी तो पढ़ ना रहे हैं, अभी तो मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे से, अभी पढ़ाया कहाँ है। सेकंड पेंडुलम की लंबाई
अरे वाह, प्रसन्नजीत तो भाई लग रहा खतरनाक है, पहले पढ़ चुका है किसी बैच में। सारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं इसके। राहुल, प्रियांशु, स्वीटी, गौरव, बढ़िया। चंदन का माँ गलत, शिवम का भी गलत, नीरज का गलत, छोटू का सही है, किसी का, प्रसन्नजीत का सही है, आशीष का सही है। देखो देखो, सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसकी लंबाई होती है लगभग 1 मीटर, लगभग 1 मीटर। एग्जैक्ट वैल्यू है 0.994 मीटर। सेकंड पेंडुलम की लंबाई 1 मीटर है। जो बच्चे 2 मीटर बता रहे ना, बच्चे 2 मीटर तो उसका होता है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ये एक चक्कर पूरा करता है सेकंड पेंडुलम 2 सेकंड में। अगर मैं इसका टाइम पीरियड आवर्तकाल पूछता तो आप 2 सेकंड बताते, लंबाई पूछेंगे तो लगभग 1 मीटर। तो इसमें भी आप टिक लगा सकते हो। मेरे बताने से पहले अगर आपने सही बताया तो आप टिक लगा लेंगे राइट का, अदरवाइज क्रॉस का। ये क्लास का मैं बाद में सारे कमेंट देख रहा हूं, मैं देखूंगा भी डिटेल में भी कि क्लास का लेवल क्या है। थोड़ा लेवल बढ़ाओ अभी। पहला क्वेश्चन ज्यादा बच्चों को गलत था, दूसरा वाला कम बच्चों का गलत है। तीसरे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बच्चे मान लो ये आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ये बच्चे 4 स्टार हैं, 4 तारे हैं। ये मान लो कि तारा आपको लाल रंग का दिख रहा है, ये ब्लू नीला दिख रहा है, ये ग्रीन हरा दिख रहा है, और ये येलो पीला। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर 4 अलग अलग रंग के तारे हैं तो इन चारों तारों में, इन चारों स्टार में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा तापमान किस रंग के तारे का है? सबसे ज्यादा गर्म तारा कौन सा है? हॉट स्टार। इन चारों में सबसे गर्म तारा कौन सा है? शशि का ठीक है, प्रसन्नजीत का सही है, यू का गलत, आमन का गलत, आकाश का गलत, एकलव्य, अमन, अमजद, राकेश, रिंकू सबका गलत। 4 स्टार हैं अलग अलग कलर के। इनमें सबसे ज्यादा गर्म तारा हॉट कौन सा है? किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। जितने बच्चे कह रहे हैं रेड, उन सबका महागलत। इन सब में सबसे ठंडा तारा ही लाल रंग का है, सबसे ज्यादा गर्म है नीले रंग का तारा, ब्लू कलर का। ब्लू के बाद आएगा येलो, नहीं सॉरी, विब जी वाई, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर बाद में आएगा रेड। तो ब्लू कलर का तारा, नीले रंग का तारा जो है वो सबसे ज्यादा गर्म है। ये बात हम पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी डिटेल में कि किस रंग का तारा ज्यादा गर्म। और उस दिन भी देखना, आप में से बहुत सारे उस दिन भी गलत करेंगे, तब भी लाल लाल लिख देंगे। बच्चों क्या लगता है बड़े गुस्से में लाल है? भाई साहब तारा तो बड़ा गुस्सा में लाल हो रखा है। बस मजा आ गया, आसान क्वेश्चन आया। खासतौर से बीए वाला बच्चा तुरंत खुश हो जाता है, कितना अच्छा क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन फ्री में साइंस का भी कर दिया, किस रंग का तारा ज्यादा गर्म? उसे लगता है कि लाल रंग का तारा गुस्से में है, बड़ा गर्म होगा। इन चारों में सबसे ज्यादा गर्म तारा है नीले रंग का। फिर से अपना स्कोर कर लेंगे, गलत किया तो क्रॉस, सही किया तो राइट। ठीक है? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ हाँ या ना। बोल बताओ एक बार। हम्म, मजा आ रहा है। चलो फिर एक और क्वेश्चन ले लें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना। द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई लेंस, मनुष्य के आंख के लेंस की फोकल दूरी, मनुष्य के आंख के लेंस की फोकल दूरी, मनुष्य के आंख के लेंस की फोकल दूरी कितनी होती है? ये आएगा क्वेश्चन लेंस और मिरर वाले चैप्टर में। मनुष्य के आंख के लेंस की फोकल दूरी। प्रभाकर, नरेंद्र दोनों गलत हो गया, राहुल का लगभग ठीक है। मनुष्य के आंख के लेंस की फोकल दूरी। ये जगह क्लास लाइव एक रिकॉर्डेड लाइव क्लास है ये। एक तो इन्फानाइट बता रहा है। देखो जितने बच्चे लिख रहे हैं 25 सेंटीमीटर, उन सबका गलत है। जो तुम 25 सेंटीमीटर बता रहे हो किसी और क्वेश्चन का आंसर है। 25 सेंटीमीटर वालों का सबका गलत। 25 सेंटीमीटर कोई और क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर पता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई वस्तु मेरी आंख से कम कितना दूर होनी चाहिए कि मैं साफ साफ पढ़ सकूं, तो कोई वस्तु मेरी आंख से कम कितना दूर है कि मैं उसे साफ साफ पढ़ सकूं, तो आप 25 सेंटीमीटर बोलते हैं। मैंने आपसे पूछा ही नहीं है कि स्पष्ट पढ़ने के लिए, साफ साफ पढ़ने के लिए कोई वस्तु आंख से कितना दूर हो। वो ये क्वेश्चन कुछ और है। देखो वैसे तो हमारे आंख के लेंस की फोकल लेंथ, फोकल दूरी बदलती रहती है,
लेकिन अगर वस्तु अनंत पर है, इन्फिनिटी पर है, तो हमारी आंख की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है 1.7 सेंटीमीटर या 17 मिलीमीटर। ये डिटेल में आपको समझ में आएगा लेंस और मिरर वाले चैप्टर में। अभी बस केवल आपको अपना स्कोर चेक करना है। 25 सेंटीमीटर जितने बच्चों ने बताया उन सबका गलत है। वो 25 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन ही अलग है। जब लेंस और मिरर कर लेंगे ना, उस दिन आपको लगेगा यार उस दिन तो मैं बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा था, ये आज तो बड़ा आसान लग रहा है। 17 मिलीमीटर के आसपास होती है। ये जरूरी नहीं कि सबके 17 मिलीमीटर हो, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। पर्सन टू पर्सन वैल्यू वेरी कर सकती है। ये थोड़ा ना कोई फिक्स है कि भैया ये पत्थर की लकीर है, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी 1.7, तो पेपर में ये भी लिख सकता है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.7 के आसपास का। ये क्वेश्चन आता है गलत कराने के लिए। मनीष भाई ये क्वेश्चन गलत कराने के लिए आता है। वो चाहता है कि बच्चा 25 पर टिक लगा के आ जाए। तो फिर से अपना स्कोर कर लेंगे, क्रॉस या राइट वाला टिक लगा लेंगे, क्रॉस या राइट, फिर से टिक लगा लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे। एक क्वेश्चन है, अगर एक वस्तु की बच्चे यूनिफॉर्म स्पीड हो, एक समान चाल, यानी एक वस्तु एक ही स्पीड से चल रही हो, इसकी स्पीड 20 है तो 20, 50 है तो 50, अगर वस्तु एक समान चाल से चल रही हो, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, तो अगर वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में कोई भी चेंज नहीं है, 20 तो लगातार 20 की स्पीड ही है, कांस्टेंट स्पीड। अगर वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तो इस वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, इसके अंदर त्वरण होगा या नहीं होगा, इस वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। अगर वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तो ऐसी वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन होगा या नहीं। एकलव्य, आकाश, राहुल, प्रसन्नजीत, सौरभ, जतिन, अमन, कुछ आंसर मेरे पास आ रहे हैं। कपिल, गौरव, विजय, अमन, प्रिंस। जो मैं सही आंसर सुनना चाह रहा हूं अभी तक मुझे किसी का दिखा नहीं है। मजेदार सा आंसर। जितने बच्चे कह रहे हैं एक्सीलरेशन होगा उनका गलत है, जितने कह रहे हैं नहीं होगा उनका भी गलत है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आप बोलेंगे एक्सीलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी, मे बी एक्सेलरेटेड, हो भी सकता और नहीं भी। ये बड़ा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। अगर एक वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, एक वस्तु की चाल कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हो भी सकता और नहीं भी, दोनों संभावनाएं हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट जब पूरा क्लियर नहीं होता ना तो दिक्कत होती है। बच्चों को क्या लगता है कि एक्सीलरेशन का मतलब है स्पीड का बढ़ना या घटना। उन्हें लगता है कि एक्सीलरेशन यही होता है, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी तो एक्सीलरेशन। भैया, और वो सोचते हैं कि जब स्पीड एक समान है, ना तो स्पीड बढ़ रही ना घट रही, तो एक्सीलरेशन तो होगा ही नहीं। स्पीड बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, घटेगी तो नेगेटिव। उन्हें लगता है कि केवल स्पीड का बढ़ना घटना एक्सीलरेशन है। भैया एक्सीलरेशन के 3 मतलब हैं जो एकलव्य ने लिखा। एक्सीलरेशन के 3 मतलब हैं, पहला स्पीड का बढ़ना भी एक्सीलरेशन, स्पीड का घटना भी एक्सीलरेशन, और डायरेक्शन दिशा का बदलना भी एक्सीलरेशन। अब मान लो कि स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन ना हो, वस्तु एक ही स्पीड से एक सर्कल पे घूम रही हो, तो उसके अंदर एक्सीलरेशन होगा। वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी ना चेंज हो रही हो, फिर एक्सीलरेशन नहीं होगा। ना तो स्पीड बदल रही ना डायरेक्शन बदल रही, फिर एक्सीलरेशन नहीं होगा। क्या हो भाई, एक बच्चा बोल रहा है कि वीडियो चिपक रहा है, हैं? ऐसा है क्या, या झूठ बोल रहे हो? यहाँ को सही चल रहा माहौल? अब ठीक है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों संभावनाएं हैं। ये हम पढ़ेंगे जब हम मोशन काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना, तो मोशन वाले चैप्टर में डिटेल में आएगा। ये मोशन वाले चैप्टर में डिटेल में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बीएससी कर रखिए तब भी गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक, दीपू भाई टाइम से आया करो क्लास में। फिर से अपना स्कोर लिख लो। अगर आपने ये लिखा आंसर कि एक्सेलरेशन हो भी सकता है नहीं भी, दोनों संभावनाएं हैं, तो अपना ठीक मानना, अदरवाइज अपना गलत मानना। अगर आपने कहा है स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो भी गलत, स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा तब भी गलत। आपको बोलना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अरे आई बात समझ में?
चलो एक काम करता हूँ, मैं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एक दो बच्चा कह रहा है बफरिंग हो रही है, मैं इंटरनेट चेंज कर दूँ क्या, दूसरे उसमें लगा दूँ? क्लास अच्छे से चल रही है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, एक दो को दिक्कत आ रही है तो इनका इंटरनेट अच्छा नहीं है बच्चों का, तो इनका लाइव क्लास को नहीं पकड़ पा रहा है। अब देखना भाई, मैंने अभी चेंज कर दिया वाईफाई, अब बताना मुझे वाईफाई चेंज करने के बाद भी आ रही है क्या दिक्कत? अब मैंने दूसरा वाईफाई लगा दिया, अब ठीक है, सही है। ओ ओ, ठीक है, चलो। यार उसमें वाईफाई तो पूरा दिखा रहा था, मुझे लगा कि चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, दो चार बच्चे ऐसे बोल रहे हैं। अब बढ़िया आ रहा है, धन्यवाद, यानी आपकी बात को सीरियस लेना चाहिए, मास्टर बच्चों की बात को सीरियस नहीं लेते। चलो एक क्वेश्चन करना, क्वेश्चन ये है, हम ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10⁻11, ये पढ़ेंगे हम। तो आपसे पेपर में पूछा गया कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, इसकी वैल्यू किस साइंटिस्ट ने बताई? ये वैल्यू हमें किस साइंटिस्ट ने बताई, ये बताओ। प्रसन्नजीत, स्पेलिंग गलत लिखी तुमने, वैसे तुम्हारा आंसर ठीक है। अंकिता बता रही है डाल्टन, अच्छा, इतना गलत मत करो। राहुल, पंकज, कंवर, सबका लाइन से गलत है। रोबिन गलत, ये कह रहा ऑप्शन दो। ऑप्शन, ऑप्शन लिख लो, जैसे कि हेनरी बैकुरल, हेनरी कैवेंडिस, न्यूटन, प्लांक, ये चार ऑप्शन आपके पास में है। हेनरी बैकुरल, हेनरी कैवेंडिस, न्यूटन और प्लांक, क्या आंसर है? जो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं न्यूटन, वो सबको गलत है। इसके बच्चे वैल्यू हमें दी, दिस वैल्यू वाज कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिस, पेपर में आया हुआ है। अब देखो, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पता क्यों पूछा, तो साइकोलॉजी कैसे काम करते हो, साइकोलॉजी को समझो, टीचर कैसे क्वेश्चन क्यों पूछता है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, टीचर को पता है कि बच्चे ने ये जो है ना, एक न्यूटन ने एक बच्चे हमें फॉर्मूला बताया, F इज टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, हम पढ़ेंगे आगे। तो बच्चों को पता है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला न्यूटन साहब ने बताया था। न्यूटन का एक गुरुत्वाकर्षण के नियम में हम पढ़ेंगे, न्यूटन के ग्रेविटेशन के नियम में हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों को लगता है कि यार ये जी तो हमने जो पहली बार देखा जीवन में, वो तो न्यूटन के नियम में देखा। अब न्यूटन साहब ने दिया होगा इसकी वैल्यू, न्यूटन साहब ने इसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाए थे, इसकी वैल्यू बाद में हेनरी कैवेंडिस ने दी है। तो टीचर को पता है कि बच्चा तुरंत इसमें न्यूटन पर टिक लगा देगा, उसने ये फैक्ट नहीं पढ़ रखा है तो वो तुरंत ऐसा करेगा। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे फिर अपना स्कोर कर लो, सही है तो राइट, अदरवाइज क्रॉस पर टिक लगा लो, ये कर सकते हैं आप। अच्छा, एक दो क्वेश्चन अभी और पूछते हैं धीरे धीरे, सारे मैं चाह रहा हूँ कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन में टच कर लूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि इस क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं। फिर मैं बाद में स्कोर पूछूंगा, बिल्कुल सही स्कोर बताना एकदम, स्कोर में कोई गलती मत करना, झूठ का नहीं बोलना, बिल्कुल ईमानदारी से, तभी क्लास का हमें लेवल पता चलेगा, तभी क्लास पढ़ाते समय उसी लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि लेवल यहाँ पर है बच्चों को तो यहाँ से उठाएं, कि लेवल यहाँ पर है कि यहाँ से उठाएं, ठीक है। और ये बिल्कुल मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया किसी क्लास में पहली बार ऐसे, तो अपने बैच को आप समझो कि डिफरेंट बैच है तुम्हारा। एक क्वेश्चन अब ले लेता हूँ, किससे लिया जाए अब, इलेक्ट्रिसिटी वाले से ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी वाले से मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलो इसमें एक आसान क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे घरों में जो हीटर वायर होता है, जो हीटर के अंदर तार लगा होता है हीटर वायर, इस हीटर वायर का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बहुत ही लो होना चाहिए कि बहुत ही हाई होना चाहिए? जो हमारे घरों में हीटर वायर है,
इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध बहुत ही कम होना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा, ये बताओ। रविंद्र, वर्षा, इस बार तो भाई तूफान मचा दिया आप सब लोगों ने, सबके ठीक आ रहे हैं। कहती, चंदन और गौरव ने कर दिया गलत, एक गौरव का ठीक भी है। जैसे कपिल, सुरेश, विनोद, अरे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था कि सारे बच्चों का ठीक आंसर आए। तुम इसमें 50% मामला चल रहा है तुम्हारा। सौरभ और अमित, मोहित गलत कर रहे हैं, तो उधर राहुल का ठीक आ रहा है। एकलव्य का सही है, अर्पिता का सही है, टुनटुन का देखो गलत है। टुनटुन प्रसाद क्या करे बेटा तू ये? भाई एक चीज समझो कि सबसे पहले आप ये समझो करो कि रेजिस्टेंस लो या हाई होने से क्या फायदा है क्या नुकसान है। अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है, हालांकि हम इसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे हम। बच्चों हमारे घर में जो हीटर का तार है ना, इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध होना चाहिए बहुत ही ज्यादा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो फायदा होगा। पता क्यों? रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो ऐसे तार में करंट को चलने में दिक्कत आएगी। जब करंट को चलने में दिक्कत आती है ना, तो करंट क्या करती है, वो हीट पैदा कर देती है, उष्मा पैदा कर देती है, तो तार जल्दी गर्म हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तार उतनी ही जल्दी गर्म होगा। उतनी जल्दी गर्म होगा तो आप जल्दी जल्दी खाना हीटर बना पाएंगे या पानी जल्दी गर्म कर पाएंगे। तो हीटर का तार का रेजिस्टेंस प्रतिरोध होना चाहिए ज्यादा। अगर आपने इसका लो बताया तो यानी कि आपको बिल्कुल भी एक रेजिस्टेंस का मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ये भी कोई टॉपिक थोड़े ना पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अभी तो केवल आपसे देख रहा हूं मैं कि कितने बच्चों को बहुत ही बेसिक बेसिक बातें भी पता है कि नहीं पता है। ये तो केवल चेक करने के लिए है, ये हल्का फुल्का केवल लेवल पता करने के लिए। समझ आ रही बात? अच्छा अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं कि ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर मुझे एक सैटेलाइट घुमाना है, तो पृथ्वी के चारों तरफ अगर मुझे कोई सैटेलाइट घुमाना हो, उसके लिए रोहित वही वाला ही बैच लेना आप, AW वाला ही। उसमें साइंस ज्यादा आती है AW में ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी है, धरती है, अर्थ, अर्थ के ऊपर अगर आपको कोई, ठीक अर्थ के ऊपर आपको एक सैटेलाइट घुमाना है, तो सैटेलाइट को घुमाने के लिए आपको कम से कम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी? उस स्पीड को हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय चाल। अगर किसी सैटेलाइट को आपको एक ऑर्बिट में घुमाना है, एक कक्षा में घुमाना है, तो कितनी ऑर्बिटल स्पीड देनी पड़ेगी? कम से कम कितनी ऑर्बिटल स्पीड आपको देनी पड़ेगी? ठीक पृथ्वी के ऊपर एक सैटेलाइट घुमाने के लिए कितनी स्पीड देनी पड़ेगी? मनोज का गलत, एकलव्य गलत है, रोबिन गलत है। रविंद्र भाई जो पूछा वो बताओ, होशियार मत बनो क्लास में। पूछा क्या है, बता क्या रहे तुम? रितेश, रविंद्र, अमन, अगर कोई सैटेलाइट ठीक अर्थ के ऊपर आपको घुमाना चाहते हैं तो उसे आप कितनी स्पीड देंगे? यानी इसका मतलब है कि ये तो बहुत गलत आंसर आ रहा भाई, एक का भी ठीक नहीं अभी तक। मनोज काफी नजदीक है फिर भी। रोहित, राहुल, अमन, सबका गलत। ये क्वेश्चन भी मैंने साइकोलॉजी चेक करने के लिए पूछा, ये जान पूछ के। ये पता मैंने क्यों पूछा? क्योंकि मुझे पता है कि आप आंसर दोगे ये 11.2। सबका गलत है भाई। 11.2 जो है ना, जो आप वैल्यू लिख रहे हो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये वैल्यू है पलायन वेग की, एस्केप वेलोसिटी की। अगर किसी वस्तु को आपको अर्थ से एस्केप कराना है, किसी वस्तु को आप चाह रहे हैं कि पृथ्वी से पलायन कराना है, एस्केप कराना है, तो उसके लिए है ये वैल्यू 11.2। हमें धरती से एस्केप नहीं करानी, धरती के चारों तरफ घुमानी है। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई वस्तु ठीक अर्थ के चारों तरफ घुमानी है, तो देखो एक वर्षा ने कितना खतरनाक आंसर बता दिया। अगर कोई वस्तु ठीक धरती के चारों तरफ आपको घुमानी है, तो उसे आपको स्पीड देनी पड़ेगी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, कम से कम इतनी देनी पड़ेगी। अगर इससे कम दी ना तो धरती पे आगे गिर पड़ेगी वो। इस वाली बात को हम पढ़ेंगे सैटेलाइट वाले चैप्टर में। अगर किसी वस्तु को ठीक धरती के ऊपर घुमाना है तो उसे स्पीड देनी पड़ती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, या लगभग 8 याद कर लो। हाँ बिल्कुल, बैच को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये सैटेलाइट वाले चैप्टर में आएगा। अगर जो आप 11 पॉइंट, देखो टीचर को पता है कि बच्चों को वैल्यू रटी पड़ी है 11.2, 11.2, बस टीचर ने इस चीज का फायदा उठा लिया। वो सीधा क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि एक ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के ठीक ऊपर घुमाना है तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, कक्षीय चाल क्या होगी, पहला ऑप्शन वो 11.2 दे देगा। और बच्चे तुरंत भावुक होकर मजा आ गया, भाई साहब पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, पढ़ा था ये तुमने पढ़ा था। उन्हें आंसर तो पता है 11.2, पर उन्हें ये पता ही नहीं है कि 11.2 किस क्वेश्चन का आंसर है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है लगभग लगभग पूरी क्लास से गलत है। एक बच्चे का, मनोज का था कुछ 8 के आसपास, उसका मैं सही मान सकता हूं। तो अगर आपने 8 के आसपास आंसर दिया तो आपका सही है, अदरवाइज गलत। तो इस पर भी क्रॉस लगा लेना। अर्घा, रोहित, प्रियंका, संजना, धर्मवीर, रोहित, प्रसन्नजीत, ये बच्चे में लगातार आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल जब पढ़ाएंगे ना, बिल्कुल ऐसे बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो से, क्योंकि मुझे लग गया है कि आपकी क्लास में बेसिक से ही पढ़ाना पड़ेगा।
एक आइडिया तो मुझे होने लगा थोड़ा थोड़ा सा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई ये बताइए कि ये एसएससी स्पेशल क्वेश्चन है, एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये जो मैं पूछ रहा हूँ, एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन, कि जो हमारी गाड़ियों में ब्रेक लगते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे काम करता है, किस नियम पर काम करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक। ये मैंने सीधा से क्वेश्चन पूछ लिया, ये कोई ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, बस एक आपको याद है कि नहीं है चेक करने के लिए। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस प्रिंसिपल पे, एक बच्चा कह रहा है जी बेसिक से पढ़ना तभी तो है। अच्छा कुछ बच्चों को ना ये पता है कि बस उन्होंने सुन रखा है कि बेसिक से पढ़ना है, आधो को पता नहीं कि बेसिक का मतलब क्या है। बेसिक का मतलब ये भी नहीं है कि टीचर आपको एबीसीडी पढ़ाएगा। बेसिक का मतलब होता है कि टीचर ये मान के चलेगा कि भैया कि मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनमें बहुत सारे बच्चे कॉमर्स और आर्ट साइड के भी हैं, तो साइंस ऐसे पढ़ानी है कि सबको समझ में आए। इकोनॉमिक्स वाला टीचर ऐसे पढ़ाएगा कि वो मान के चलेगा कि बच्चे साइंस वाले भी हैं तो उन्हें भी समझ में आए। तो ये होता है बेसिक का केवल मतलब। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चों ने सही दिया है, चाहे साहिल है, एकलव्य गलत है, ये प्रसन्नजीत, साहिल, आमिर, वर्षा, विश्वदीप, इसका आंसर है बच्चे, ये तो मैंने ऐसे पूछ लिया, हालांकि इसमें कुछ लॉजिक था नहीं। इसका आंसर है पास्कल लो, पास्कल के नियम पर। जब आपको मैं मैटर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो तब आएगा। तो ये मैंने आपका केवल स्कोर बढ़ाने के लिए क्वेश्चन पूछा, ताकि आपका थोड़ा सा स्कोर बढ़ जाए और आपको अच्छा लगे कि हमें भी कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन गलती करे जा रहे हैं जब से। तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल को तुरंत इंक्रीज करेगा। अच्छा एक बताओ ना, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, माय फेवरेट क्वेश्चन। ये मेरे 7-8 फेवरेट क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक ये भी है। इसका आंसर बड़े ध्यान से देना, इसका आंसर 90% बच्चे गलत देंगे और आपको लगेगा कि आपको इसका आंसर पता है, लगेगा ऐसे फील आएगी आपको, अरे इसका तो पता है, और आप तुरंत टिक करोगे मैं बोलूंगा गलत है। तो समझ जाओ कि पहले से मैंने आपको अवेयर कर दिया। जैसे बच्चे आपको पता है कि हम टेम्परेचर नापते हैं डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में टेम्परेचर नापते हैं ना। तो पेपर में क्वेश्चन आता है वो कौन सा टेम्परेचर है, वो कौन सा तापमान है जब फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों सेम रीडिंग देते हैं। फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों सेम रीडिंग देने का मतलब यह है कि वो कौन सा तापमान है। अगर आपकी जेब में से फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर निकल जाए तो वो भी वही रीडिंग शो करे, और केल्विन वाला निकल जाए तो वो भी वही रीडिंग शो करे। तो किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम रीडिंग देते हैं, ये आपको बताना है। मनोज का आंसर आया गलत है, साहिल का गलत है, रोबिन का गलत है, यू का गलत है, -273 बता रहे हैं, महागलत। किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम रीडिंग देते हैं, राहुल, यतिक, अंकिता, रोबिन, सबका गलत। बेटा हमने पहले तो तुम्हें अवेयर किया था तब भी समझ नहीं रहे हो तुम। राहुल, जितेंद्र, गलत है सबका। अर्पिता, छोटू, उत्तम, साहिल, महागलत। अरे ठीक कर दो, एक आध तो कर दो। रविंद्रा का सही आया एकदम, रोहित, एकलव्य, यतिक, विश्वदीप, शालिनी। शालिनी का थोड़ा सा क्लोज है, जतिन का एकदम बिल्कुल ठीक है, मतलब पूरा ठीक तो नहीं है पर हाँ मतलब पूरा ठीक भी मान सकते हो इसे। अंकिता, कुबेर, राहुल, सबका गलत। आमिर का ठीक है एक। देखो जितने बच्चे कह रहे हैं 301, सबसे ज्यादा बच्चे आंसर दे रहे हैं -40। हमें भी सुने, रोहित सुन लिया भाई, रोहित नाम के बहुत सारे बच्चे हैं। -40 वालों का महागलत है। देखो ये -40 आपने पता क्यों बोला, मुझे फिर से आपकी साइकोलॉजी पता है कि आप क्या सोचते हैं और आंसर आपने -40 क्यों दिया। -40 बहुत बार पेपर में पूछा गया। -40 पता किस क्वेश्चन का आंसर है। अगर मैं आपसे पूछता कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम, ये देखो जो मैंने आपकी क्लास में डेमो क्लास डलवा रखी है ना, डेमो में है ये, किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देते हैं। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पूछता है पेपर में 90% केस में। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पूछता तो -40 आंसर होता, पर मैंने डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट नहीं पूछा, फ़ारेनहाइट और केल्विन पूछा। इसका आंसर है +574.25। तो किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं। ये क्वेश्चन कांस्टेबल से लेके कमांडेंट, सीपीएफ, सीडीएस हर लेवल में आ रखा है। तो बच्चों को रटा पड़ा है कि -40 -40। अरे भाई जब तुम आंसर याद करते हो ना 11.2, आप आंसर याद करते हो -40, आप आंसर याद करते हो 25 सेंटीमीटर, तो आप ये भी याद किया करो कि वो किस क्वेश्चन का आंसर है। सीधे यानी कि केवल आंसर फोकस है, क्वेश्चन में फोकस होना चाहिए कि -40 वो टेम्परेचर है
जब डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, ये आएगा हीट वाले चैप्टर बताऊंगा डिटेल में, जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं हो टेंशन ना लें। लेकिन पूछा क्या फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये यूपी में आ गया था पीजीटी के पेपर में। बच्चे वहां पर -40 पर टिक लगा देते, पर वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वहां पे -40 ऑप्शन में था ही नहीं, तो उन्होंने थोड़ा सा सोच समझ के फिर क्वेश्चन किया, तो हो सकता है कि बहुत सारों का ठीक भी हो गया हो। बहुत सारों ने सोचा कि ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, -40 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो वहां पे 40 था तो बच्चे 40 पे टिक लगा के आ गए। बस में आ रहे हैं। टीचर को पता है कि आपको ये आंसर पता है, पर उसे ये भी पता है कि आप पेपर के प्रेशर में क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे नहीं, -40 पे टिक लगा दोगे। जैसे मैंने 25 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैंने पीछे पूछा था कि स्पीड कांस्टेंट है, तो बच्चे को तुरंत क्या लगता है कि स्पीड नहीं बदल रही, एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, वो जीरो पे टिक लगा देगा। ऐसे वो पेपर में क्या करता है कि किसी सैटेलाइट को घुमाना है तो तब भी 11.2 पे लगा देगा। 11.2 पर तो वस्तु एस्केप कर जाती है, पलायन कर जाती है। सेकंड पेंडुलम की लंबाई पूछता है तो टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, वो लंबाई पे भी 2 मीटर पे टिक लगा के आ जाता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए ये केवल और केवल साइकोलॉजी को चेक करने के लिए पूछे गए हैं। हाँ, जैसे पास्कल के नियम वाला मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि ताकि जब आप अपना स्कोर बताओ तो उस स्कोर में ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं कर पा रहे, आप एक आध तो सही हो ही जाए। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आपने मेरे बताने से पहले ये लिखा है तो आपका सही है, ठीक है। अदरवाइज आपको क्रॉस पे टिक लगाना है, और ये काम साथ में करना हर क्वेश्चन में। जो जो आपने पहली बार लिखा वही आंसर माना जाएगा, बाद में चेंज कर दिया वो नहीं। नहीं रोहित, देखो आपको हेल्प हो जाएगी, पर मैं ये नहीं कह रहा कि ये बैच असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के लिए है स्पेशली, नहीं। असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में थोड़ा लेवल ज्यादा आता है, तो उससे मैंने उसके लिए हमने एक अलग बैच ले रखा है, या साइंस स्पेशल से भी हो जाएगा। जिस स्पेशल में समझ लो कि 70% प्लस कवर हो जाएगा, 70% प्लस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब एक क्वेश्चन आपसे और मैं पूछने वाला हूं बढ़िया सा। एक शब्द है हमारा, एक क्वेश्चन है कि इनर्शिया शब्द का, इनर्शिया एक शब्द होता है जड़त्व, इसका सबसे पहली बार यूज किसने किया? मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको इसमें। एक ऑप्शन है एरिस्टोटल या अरस्तु, एरिस्टोटल, अरस्तु। एक है गैलीलियो, एक है न्यूटन, एक है हेनरी कैवेंडिश। आपको बताना है कि इनर्शिया शब्द का सबसे पहली बार यूज किसने किया। साहिल का एक आंसर आया हमारे पास, आकाश, यू, अर्घा, अमन, यतिक। गलत है भाई तुम्हारा यतिक। स्टेनो के लिए हाँ है भाई, बिल्कुल। बिहार दरोगा वाले बिल्कुल कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल वाले सब कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का पेपर होता है ना बेटा, उसमें थोड़ा सा 25 नंबर के आसपास की साइंस आती है, थोड़ा सा और न्यूमेरिकल कराने पड़ते हैं। इसका आंसर है बेटा हमारा गैलीलियो। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि इनर्शिया जो शब्द है आप इसे पढ़ेंगे न्यूटन के फर्स्ट नियम में। न्यूटन का जो पहला नियम है गति का, मोशन का, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो बच्चों को लगता है कि न्यूटन ने बताया होगा, नहीं। तो इनर्शिया शब्द का सबसे पहली बार यूज किया था गैलीलियो साहब ने, गैलीलियो ने। तो बहुत सारे बच्चों ने सही दिया, प्रसन्नजीत ने, जैसे एकलव्य ने सही बताया, रोबिन ने बताया इसका, रोहित ने, बहुत, कपिल का काफी का ठीक है। तो जैसे हमने कैपिटल जी की वैल्यू बताई थी कैवेंडिश ने, इनर शब्द पहली बार यूज किया था गैलीलियो साहब ने, तो फर्क है, ठीक है। तो इसमें भी आप टिक लगा लो। अच्छा, कुल कितने क्वेश्चन हो गए हैं? हाँ, रेल वाले ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितना स्कोर हुआ आपका बताओ मुझे अभी तक, आपका क्या स्कोर रहा? और ऐसे लिखेंगे जैसे मान लो कि 11 क्वेश्चन बता रहा है एक बच्चा, अगर आपने 5 सही किए तो लिखेंगे 5/11, 10 सही है तो 10/11, टोटल आएगा नीचे बड़ा नंबर। साहिल, कुबेर ये 4-3, आदर्श 2, अमन, कपिल, एक बच्चा कह रहा 0, 4-5-0, अभू चौधरी का भी 0। 0 तो नहीं यार, गलत ऐसा मत करो यार, 0 मत लिखो, एक तो लिख दो, चलो मेरे तरफ छूट है। जिसका 0 आ रहा हो ना वो एक लिख देना, 0 देखकर अच्छा सा नहीं लग रहा। ऐसा मान लेना कि हम पेपर में तुक्का मारते ठीक हो जाता हमारा। 6 मीनाक्षी का अभी तक है, एक रोहित, अभी तक हमारे पास 6 हाईएस्ट आ रहा है। आकाश, रोहित कह रहा 8 में से 2 किए हैं,
4, 11, नीरज का हाईएस्ट हो गया अब 8, 11 में से सही। मामला गंभीर है। राकेश का भी 0 है, अतुल का 2 है। ये तो भाई, चलो अब अगली क्लास में, आज देखो पहली क्लास थी तो आज ये थोड़ा डिस्कशन के लिए थी क्लास की। एक नया बैच आया है, GS 38 है शायद, हाँ GS 38। तो GS 38 है आपके बैच का नंबर। एक तो अपने बैच का नंबर याद रखना, GS 38। इसमें अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा और हम वेव चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे, वेव से, तरंग से। उसके अंदर हम साउंड वेव पढ़ेंगे पहले और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा हाथ में पेन और रफ कॉपी लेकर बैठना। और जो मैंने अभी तक देखा है बच्चों के 7, 8 से ज़्यादा किसी के ठीक नहीं है, तो 8 हमें हाईएस्ट दिखा। और जो मैं अगर एवरेज देखूं तो एवरेज मेरे हिसाब से लगभग 2.5 का आ रहा है। ये एवरेज आ रहा है क्लास का, कि बहुत सारे बच्चे केवल 2-2 लिख रहे हैं, फिर 3, 4 भी हैं, बिल्कुल ऐसे। अरे सर, और पता है क्लास में पढ़ेंगे बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से। मैंने खुद बच्चों को देख रहे हैं कैसे बच्चा पेपर देता है, कैसे मैंने खुद इतने पेपर दिए हुए हैं ताकि मुझे पता चले कि बच्चा पेपर में सोचता क्या है। देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको मैं, ये सब पढ़े, ये तो ऑफलाइन के हैं और ऑनलाइन तो पता नहीं कितने। ये केवल इसलिए है कि बच्चों को एक आइडिया, मैं जब एग्जाम में बैठता हूँ तो बच्चा क्या सोचता है, वो फील क्या करता है, उसके पास टाइमिंग को कैसे मैनेज करेगा, उस समय को कैसे मैनेज कर रहा है, टाइम को, वो क्वेश्चन जब पढ़ता है तो उसे कितना क्वेश्चन दिखता है। मैंने खुद अपना आप देखा है कि 50 में से एक आध क्वेश्चन तो मैं खुद फिजिक्स से कई बार गलत कर देता हूँ जल्दीबाजी में, जिससे मैं पूर्ण रूप से पढ़ता नहीं हूँ। तो वो चीजें फिर समझ गए कि अच्छा, ये हमें लगा कि पहली बार में हाँ भाई ये क्वेश्चन आया होगा, तो इस चीज को फिर हमने बाहर आके देखा, अरे यार ये तो ये पूछा था। तो उसी चीज है कि टीचर की साइकोलॉजी पकड़ेंगे कब, बाहर आके मैं देखूंगा आराम से कि क्वेश्चन तो पूरा साफ साफ दिखेगा, लेकिन पेपर में जब हमें 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं तो हम बहुत स्पीड से पढ़ते, कई बार हम क्वेश्चन पूरा ढंग से देखते ही नहीं है। तो टीचर वो साइकोलॉजी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे वो मैंने जो देखा है, समझाया खुद से, तो उसी हिसाब से हम क्लास में करेंगे कि टीचर क्या सोचेगा, हमें क्या आंसर बताना है और वो कहाँ पे हमारे से गलती कराने की कोशिश करता है। और हम कई बार बहुत अच्छा, हमारे आपने देखा होगा बहुत अच्छा आपको मैथ आता होगा, पर कई बार आप जल्दीबाजी में एक आध क्वेश्चन गलत कर देते होंगे। वो सबसे होता है। देखो छोटी मोटी गलती कि बी पे टिक लगाना है, गलती से सी पे टिक लग गया, वो हो जाता कई बार कि अरे यार ये तो सी पे हो गया, बाद में आके पता चला कि अरे सी पे लगा दिया था हमने पेपर में, अरे यार ये तो इसने मिरर के बारे में पूछा, हमने लेंस समझ लिया। तो कई बार छोटी मोटी ऐसी गलती हो जाती है, तो वो टीचर जब पेपर बनाता है वो इस हिसाब से ही बनाता है कि कहाँ गलती करेंगे आप। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम वेव चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। और आप अपने, जब भी मैं आपको बताता हूँ नया बैच आपका है, आप अपने मोबाइल में जैसे अपना बैच खोलेंगे GS 38, तो ऊपर एक साइड में एक छोटा सा ऐसे एक बॉक्स सा बना होगा, उस बॉक्स पे क्लिक करना तो आपको ना टाइम टेबल आ जाएगा कि आज आपकी क्लास किस किस सब्जेक्ट में है और कितने कितने बजे है। ठीक है, और मेरी क्लास आपके साथ में मोस्ट प्रोबेबली रहेगी 2:15 से 3:30 के बीच में। आज पहली क्लास थी तो इसलिए हमने ऐसे आपसे बात कर ली ताकि मुझे कुछ बच्चों के नाम भी याद हो गए। ऐसे इस क्लास में एकलव्य हैं, आदर्श, कपिल, रोहित, बहुत सारे बच्चों, कुछ के मुझे नाम याद होने लगे, टुनटुन हमारा फेवरेट, धर्मवीर। ठीक है, GS 35 नहीं बेटा 38 है ये। आपने अभी तो फ्री क्लास है ना, ये तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आ रखे होंगे जो दूसरे बैच के होंगे। ये एक डेमो क्लास थी GS 38 बैच के लिए। ठीक है, चलो आज के दिन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं, राकेश यादव सर की आती है 7300, उससे कर लो प्रैक्टिस। ठीक है, बाय।